हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इसेंशियल्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया है और अगर आपको पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसी हिसाब से लिखना है। शुरू करने से पहले दो बातें बताऊँगा। पहली बात, अगर ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो वीडियो की सेटिंग्स में जाके ओरिजिनल वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट is a legal binding agreement between the insurer, that is insurance company, and the insured, that is policy holder, where the insurer promises to compensate the insured for specific losses in exchange for a premium. इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल बाइंडिंग, एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी और जो पॉलिसी होल्डर है। और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जो इंश्योरर है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, प्रॉमिस करती है कि अगर आपका ऐसे ऐसे लॉस होगा तो मैं आपको कंपनसेट करूंगी, बट इसके बदले आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम एक अमाउंट होता है जो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को देता है। लाइक ऑल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट्स टू बी लीगली एनफोर्सिएबल। जैसे कि सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके भी कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमने फॉलोइंग हेडिंग्स में डिस्कस किए हुए हैं। दीज एलिमेंट्स एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड एनफोर्सिएबिलिटी इन द एग्रीमेंट। इन एलिमेंट्स की वजह से फेयरनेस रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो पाता है। फॉलोइंग पॉइंट्स आउटलाइंस एंड एक्सप्लेन्स द इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉलोइंग पॉइंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं एक वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहला, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एनी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, an insurance agreement begins with an offer made by one party and acceptance by the other party। जैसे बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जो एग्रीमेंट है वो शुरुआत ही वहाँ से होता है कि एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। विदाउट एक्सेप्ट किए आपको ज़बरदस्ती कोई पॉलिसी नहीं दे सकता। इसमें इसको फर्दर एक्सप्लेन किया सिंपल वर्ड्स में। द इंश्योर्ड typically makes an offer by submitting a complete application form, that is proposal form। जो इंश्योर्ड है वो टिपिकली एक ऑफ़र करता है कि भाई मैं ये फॉर्म सबमिट करता हूँ, मेरे को इस टाइप की पॉलिसी चाहिए, ठीक है। इंश्योरर accepts the offer by issuing the policy document or a cover note। जो इंश्योरर है वो उससे प्रीमियम लेके उसको कवर नोट देता है, मतलब एक्सेप्ट करता है कि अगर इस टाइप का कोई काम हुआ तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर एंड अनकंडीशनल। दोनों जो ऑफर है और एक्सेप्टेंस है ये क्लियर टर्म्स में होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ऑफर ही नहीं दी, एक्सेप्ट कैसे करेगा? और अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं दी तो फिर बाद में क्लेम कैसे पास करने को कहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अ पर्सन फिल्स आउट अ प्रपोजल फॉर्म फॉर लाइफ इंश्योरेंस। अगर किसी भी बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस का प्रपोजल फॉर्म दे दिया, व्हेन द इंश्योरर एक्सेप्ट्स द फॉर्म एंड इशूज अ पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। अगर इंश्योरर ने एक्सेप्ट ही ना किया फॉर्म तो फिर पॉलिसी कंप्लीट नहीं होगी। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तभी पॉलिसी कंप्लीट होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल 80 साल का कोई बुजुर्ग है, समझ रहे हो बात, उसको पहले ही हार्ट की प्रॉब्लम है और 100 बीमारियाँ लगी हैं, अब वो चला हेल्थ इंश्योरेंस लेने। अब उसने तो प्रपोजल दे दिया कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दो, अब कंपनी मान ही नहीं रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट थोड़ी ना माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन मतलब कुछ प्रीमियम तो देगा ही, विदाउट कॉन्सिडरेशन तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होता। कॉन्सिडरेशन रेफर्स टू द वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द टू पार्टीज़। दोनों पार्टीज़ जो है इंश्योरर और इंश्योर्ड, उनके बीच में क्या वैल्यू ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब कितना पैसा दिया गया, लिया गया, ठीक है। In an insurance contract, the consideration is the premium paid by the insured and the promise of compensation by the insurer। तो बेसिकली इसमें क्या आ जाता है, जो भी प्रीमियम पे किया है इंश्योर्ड पर्सन ने और जो इंश्योरर है उसने जो मतलब एट द टाइम प्रॉमिस कितना किया है कि भाई जब भी नुकसान होगा तो वो कितना कंपनसेशन देगा, दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। समझ की बात। कंसिडरेशन बेसिकली मनी की टर्म्स में होता है, ठीक है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, द प्रीमियम इज़ पेड रेगुलरली या मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और एज अ लमसम कि भाई ये पैसा पकड़ और इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दे। वो जो प्रीमियम है वो कंसिडरेशन है। द इंश्योरर्स प्रॉमिस टू पे क्लेम
कॉन्स्टिट्यूट्स देयर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। अगर बाद में कोई नुकसान हो जाता है तो वो जो इंश्योरर है जब वो उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए पैसा देगा तो वो उसकी तरफ से कंसिडरेशन माना जाएगा। समझ की बात। अब एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, पेइंग ₹10,000 एनुअली फॉर कार इंश्योरेंस इज द इंश्योर्ड्स कंसिडरेशन। इंश्योर्ड की साइड से कंसिडरेशन है। द इंश्योरर्स प्रॉमिस टू पे इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इज इट्स कंसिडरेशन। अगर एक्सीडेंट हो जाता कार का और वो कार को पैसे मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको पैसे देता है तो वो इंश्योरर की तरफ से जो है कंसिडरेशन हुआ। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द पार्टीज मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज मतलब कैपेबल होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो लीगली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। अंडर एज नहीं होना चाहिए कोई बंदा, समझ की बात, या फिर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपेबिलिटी ना हो। इसका एग्जांपल देता हूँ, एक्सप्लेनेशन। द इंश्योर्ड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, नॉट अ माइनर एंड नॉट लीगली डिसक्वालीफाइड। जो इंश्योर्ड पर्सन है वो साउंड माइंड, पागल पुगल नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए एंड नॉट लीगली डिसक्वालीफाइड, कि ऐसा ना हो कि कोर्ट ने उसको लीगली डिसक्वालीफाई किया हुआ है कि ये बंदा इंश्योरेंस नहीं ले सकता। कंपनीज, फर्म्स एंड अदर लीगल एंटिटीज कैन ऑल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो कंपनीज हैं या फर्म्स हैं या अदर लीगल एंटिटीज़ हैं, ये ऑथोराइज्ड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल, अ 17-year-old कैन नॉट लीगली एंटर into an insurance contract unless it is for their benefit and handled by legal guardian। अब जैसे मान लो आप हो, ठीक है, मान लो आपकी एज 18 साल से कम है, आप डायरेक्ट जाके इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, आपके पापा आपके नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। समझ की बात, क्योंकि वो आपके लीगल गार्जियन है और पेरेंट्स हैं, वो तो ले सकते हैं आपके नाम पे पॉलिसी। आप डायरेक्टली कंपनी में जाके नहीं कह सकते कि भाई मेरी 15 साल एज है, 17 साल है, मुझे पॉलिसी दो, आपको कोई डायरेक्ट इशू नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फ्री कंसेप्ट। फ्री कंसेंट, कंसेप्ट निकल गया मेरे मुंह से, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ये नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से किसी को इंश्योरेंस दे दी या ले ली। द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड विद फ्री एंड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों का कंसेंट होना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन, कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू कोर्शन। ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है फोर्सफुली जो कंसेंट है वो नहीं लेना है किसी का। आप किसी को भी जाके ज़बरदस्ती पॉलिसी थोड़ा ना दे सकते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। समझ की बात। एनी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन और प्रेशर इज़ वॉइडेबल। अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे आपने ले लिया, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर प्रेशर क्रिएट करके ले ली इंश्योरेंस पॉलिसी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देता हूँ। इफ़ अ पर्सन इज़ फोर्स्ड to buy an insurance policy or mislead about its benefits, the contract can be cancelled। अगर किसी भी पर्सन को ज़बरदस्ती आपने पॉलिसी दे दी, इंश्योरेंस पॉलिसी ज़बरदस्ती खरीदवा दी, या फिर आपने उसके बेनिफिट्स अच्छे से नहीं बताए, तो वो पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है। बेनिफिट्स या फिर प्रोज एंड कॉन्स उस पॉलिसी के नहीं बताए तो सिंपल सी बात है कि आपने उसका फ्री कंसेंट नहीं लिया, आपने उसकी पूरी असली बात बताई नहीं और उसको ज़बरदस्ती पॉलिसी दे दी, तो वो कैंसिल मानी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्पज़ एंड कंसिडरेशन ऑफ the purpose and consideration of the insurance contract must be legal and not against the public policy or law। तो मतलब इंश्योरेंस सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट लीगल माने जाएंगे इंश्योरेंस के जो लॉफुल पर्पस के लिए होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं बैंक लूटने जा रहा हूँ और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कह दिया अगर मैं बैंक लूटते लूटते पकड़ा गया या मेरी मार कुटाई होगी या पुलिस ने मेरे को गोली मार दी तो उस पर्पज़ के लिए मेरी लाइफ इंश्योरेंस कर दो, ऐसा नहीं होता। तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल पर्पज़, लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, इंश्योरेंस टेकन फॉर इलीगल एक्टिविटीज और इमोरल पर्पसेस इज नॉट वैलिड। वैलिड नहीं मानी जाएगी। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लेजिटिमेट फाइनेंशियल रिस्क। जो लीगल फाइनेंशियल रिस्क है उसी के हिसाब से आपको बचाने के लिए जो कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है, इलेजिटिमेट जो है पर्पस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कैन नॉट इंश्योर smuggled goods
और क्लेम लॉस फॉर डैमेज कॉज ड्यूरिंग द इलीगल एक्टिविटीज़। कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, स्मगल गुड्स हैं, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल और लीगल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा ही नहीं और कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा। समझ गए बात। अब फॉर एग्जांपल मैं मेंटल केस हूँ और मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई 1 करोड़ की, अगले दिन ही जाके सुसाइड कर लिया, तो मेरा अपने अंदर तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट था ही नहीं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योर्स द इंश्योर्ड will suffer actual loss if the insured event occurs। अगर इंश्योर्ड के साथ मतलब कोई भी जो इंश्योर्ड इवेंट है वो अकर हो जाता है तो जो कंसर्न बंदा होगा जिसने पॉलिसी ली हुई है उसको एक्चुअल लॉस होगा। इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड और एट द टाइम ऑफ लॉस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंश्योरेंस। मतलब जब भी आपने इंश्योरेंस ली है तब वो अकर करना चाहिए और जब इवेंट है तब भी वो अकर करे कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये तो फिर प्रॉफिट कमाने का तरीका हो गया ना। एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन इंश्योर देयर ओन हाउस और कार बट नॉट देयर फ्रेंड्स हाउस एज दे हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इट। आप अपने फ्रेंड की कार की इंश्योरेंस थोड़ा ना करोगे, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्या पता आप खुद ही ठोक दो और फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अटमोस्ट गुड फेथ। बोथ पार्टीज मस्ट एक्ट विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। दोनों पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड ट्रांसपेरेंट होंगे, एक दूसरे पे अच्छे तरीके से काम करेंगे और ऑनेस्टली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ऑल मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज। दोनों के दोनों पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी की कंपनी बताए और जो एक्चुअल पोजीशन है वो इंश्योर्ड बंदा बताए कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो उसी के हिसाब से प्रीमियम सेट होगा। एक्सप्लेनेशन, द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स अफेक्टिंग द रिस्क, लाइक उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, प्रीवियस क्लेम्स क्या है वगैरह वगैरह। अगर हेल्थ पॉलिसी है तो द इंश्योरर मस्ट क्लियरली कम्युनिकेट टर्म्स एंड कंडीशंस के इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको पैसा मिलेगा, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो नहीं मिलेगा। वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर पॉलिसी में लिखी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, हाइडिंग अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाइल बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस में लीड टू क्लेम रिजेक्शन। अगर आपने पहले से नहीं बताया कि आपको ये बीमारियाँ हैं और हेल्थ पॉलिसी ले ली और बाद में आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और अगर उनको पहले ही पता लग गया डॉक्टर से कि इसको ये बीमारियां तो पहले की थी, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इन जनरल इंश्योरेंस में फायर, मैरिन, मोटर एट्सेट्रा, द इंश्योरर प्रॉमिसेस टू रिस्टोर द इंश्योर्ड टू देयर ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द लॉस। इंडेमनिटी जनरल इंश्योरेंस में होती है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होती। ये कहती है कि आपको जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उसी सिचुएशन को फिर से रिक्रिएट कर देंगे। जैसे मान लो मेरे 10 लाख के गुड्स फायर इंश्योरेंस में सारे के सारे सड़ गए, तो मुझे 10 लाख की कंपनसेशन मिलेगी। जो सिचुएशन में मैं पहले था वही सिचुएशन दोबारा से क्रिएट की जाएगी, मगर ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइफ इंश्योरेंस ली तो आपने लाइफ इंश्योरेंस ली कि अगर आप मर गए तो आपकी फैमिली को सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आपकी किसी ना किसी वजह से डेथ हो जाती है तो फिर से बंदा रिक्रिएट तो नहीं ना कर सकती इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ पैसे की टर्म्स में ही आपको मतलब कंपनसेट करेगी आपकी फैमिली को। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि जो एक्चुअल लॉस है वो ही कंपनसेट करेगी और आपको पहले वाली पोजीशन में पहुंचा देगी, जो कि ये लाइफ इंश्योरेंस में तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम मोर देन द एक्चुअल लॉस। जितना लॉस हुआ है उतना ही क्लेम होगा। द पर्पज़ इज़ टू कंपनसेट नॉट टू प्रॉफिट फ्रॉम अ लॉस, कि भाई कंपनसेट करना, जैसे पहली पोजीशन में था वैसी पोजीशन में लेके आना, ना कि प्रॉफिट कमाना। एग्जाम्पल, इफ़ अ शॉप सफर्स डैमेज वर्थ ₹2 lakhs इन अ फायर, द इंश्योरर विल ओनली पे 2 lakhs नॉट मोर। उतने ही पैसे देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। अब आ जाता है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होनी चाहिए। द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव क्लियर, डेफिनेट एंड सर्टेन टर्म्स regarding the subject matter, risks covered and premium, policy period etc etc। मतलब सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्लियरली लिखा होना चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस कि कितना रिस्क है, किस लिए पॉलिसी ली है, कितना प्रीमियम होगा और पॉलिसी का पीरियड क्या होगा। ये सारी चीज़ें या इससे भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कट मेंशन्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी, अनक्लियर टर्म्स में लीड टू डिस्प्यूट्स और इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर
अनक्लियर टर्म्स होंगी तो बाद में अगर आपको रियली प्रॉब्लम आ गई और आप कंपनसेशन देना चाहते हो तो क्लियर टर्म्स तो है ही नहीं, तो वो आपको पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में घुमाता रहेगा, देखो जी हमने कंडीशंस अप्लाई की हुई थी, ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, ठीक है। द पॉलिसी शुड क्लियरली स्टेट व्हाट इज़ कवर्ड एंड व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड, मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है। एग्जाम्पल, अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट स्पेसिफाई व्हाट इलनेसेस आर कवर्ड, वेटिंग पीरियड्स क्या हैं एंड हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट्स क्या हैं। तो इसमें प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड है और कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये एविडेंस का एक मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिससे बाद में एविडेंसेस आ सकते हैं कि हमने ये चीज़ों की इंश्योरेंस ली थी और इन चीज़ों की नहीं ली थी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, द पॉलिसी इंक्लूड्स द प्रपोजल फॉर्म, इसमें पॉलिसी में प्रपोजल फॉर्म होना चाहिए, पॉलिसी स्केड्यूल होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, एक्सक्लूजन्स एंड एंडोर्समेंट के कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमने एंडोर्स की हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय एन ऑथोराइज्ड ऑफिशियल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑथोराइज्ड बंदा है वो उसका स्टैंप या साइन होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, अ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड्स द व्हीकल डिटेल्स, उसमें व्हीकल की डिटेल्स होनी चाहिए अगर आपने कार या किसी गाड़ी की इंश्योरेंस ली है, IDV, प्रीमियम पेड एंड लिस्ट ऑफ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन, मतलब सारी डिटेल होनी चाहिए उसके अंदर, तभी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एंड उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज या कॉजा प्रॉक्सिमा इसको कहते हैं। इन द इवेंट ऑफ लॉस द इंश्योरर इन्वेस्टिगेट्स द नियरेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट कॉज ऑफ द लॉस टू डिसाइड क्लेम एलिजिबिलिटी। तो बेसिकली जब भी आप क्लेम के लिए आप कहते हैं कि भाई हमारा लॉस हो गया, उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो अपने सर्वेयर्स को भेजती हैं कि जाओ देख के आओ कि भाई जो कॉज है वो क्या था, एक्सीडेंट का कारण क्या था, डायरेक्ट होना चाहिए और प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, ये नहीं कि दूर पार के लॉस के चक्कर में आपका कोई लॉस हो गया और आपको कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो कंपनी पूरा देखेगी कि कॉजा प्रॉक्सिमा या प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, ओनली लॉसेस डायरेक्टली लिंक टू इंश्योर्ड रिस्क्स आर पेबल, तो जो इंश्योर्ड रिस्क जो आपने रिस्क को इंश्योर्ड किया हुआ है उन्हीं का जो है कंपनसेशन मिलेगा, किसी और वजह से नहीं मिलेगा। रिमोट और अनरिलेटेड कॉजेज मे नॉट बी कवर्ड, ये रिमोट कॉज हो जाएगा या कोई अनरिलेटेड होंगे उसमें वो चीज़ कवर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू एन अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक कवर इज़ इंक्लूडेड इन द पॉलिसी द क्लेम इज़ वैलिड। अगर बिल्डिंग कोलैप्स होगी, जलजला आया जिसको अर्थक्वेक कहते हैं वो आया और बिल्डिंग कोलैप्स होगी, आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई थी और आपकी इंश्योरेंस के अंडर अर्थक्वेक वाला क्लॉज था तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर नहीं था तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मोर देन जस्ट अ सिंपल एग्रीमेंट, ये कोई सिंपल एग्रीमेंट नहीं होता, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ legally binding promise based on mutual trust, transparency and legal formalities। ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रॉमिस किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कि भाई अगर हमें फलां नुकसान हुआ तो वो कंपनसेट करेगी और उसके बदले प्रीमियम लेगी। द एसेंशियल्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स दैट बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड फेयरली। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट तो यही है कि दोनों के दोनों अपना रोल प्ले करें और फेयरली रोल प्ले करें और ट्रांसपेरेंट रहें, एक दूसरे से ऑनेस्ट रहें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।